सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है आपकी हेडिंग नंबर 3 पे आपके सिलेबस की, जिसके अंदर मेनली 4 टॉपिक्स हैं। वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेजरली इसके अंदर हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारा मैंडेट है कि हमको आपकी जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही चलना है, तो हम इसके मेनली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शंस। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हर जो देश है उसका एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। उस देश की जो आर्थिक नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बैंक काम करता है। और इंडिया के केस में जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो 1 अप्रैल 1935 के अंदर बना था। 1 अप्रैल 1935 में बना था। ठीक है, और ये किसके तहत काम करता है? इसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। और शुरू में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी नहीं थी, लेकिन 1949 के अंदर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन कर लिया और इसके बाद से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा है। अब इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? इसका पहला मेन फंक्शन है कि डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। एक कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि कंट्री के अंदर जो मनी है उसका फ्लो किस हिसाब से रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए। सी, मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर बहुत क्रूशियल चीज़ है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मनी का फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा लोगों की परचेसिंग पावर रहेगी, और जितना कम मनी का फ्लो रहेगा उतनी कम लोगों की परचेसिंग पावर रहेगी। और इस परचेसिंग पावर से इकोनॉमी की काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक क्रूशल एंटिटी है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने में। ठीक है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेली मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड नहीं करती है, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ भी होता है। और वो किस तरीके से होता है उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मेन फंक्शन है वो है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब किसी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर कितना कैश फ्लो होना चाहिए, कितना मनी का फ्लो होना चाहिए, वही उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इज वन ऑफ इट्स मैंडेट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही एक फंक्शन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को कैसे कम या ज़्यादा कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है? तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्री के अंदर कितनी मनी फ्लो होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। और वही जो मनी फ्लो है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई को। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसा होगा तो चीज़ें महंगी होंगी। जब सभी के पास खरीदने का पैसा है तो चीज़ महंगी होगी, है ना? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वस्तु है, वो अभी 5 रुपए की मिल रही है और सबकी जो आय है वो भी 25 रुपए है, तो 5 रुपए की मिल रही है। लेकिन सबकी आय 50 रुपए हो गई और वस्तु की कीमत 5 रुपए ही है। तो अल्टीमेटली इसकी जो कीमत है ना वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब उनकी जो पावर है वो बढ़ने लगी है। अब हर कोई चाहेगा कि वो चीज़ मैं खरीदूँ। ठीक है। अब एक बंदा चाहेगा कि मैं खरीदूँ, दूसरा भी चाहेगा कि मैं खरीदूँ। अब मिलेगी किसको? वो जो उसकी ज़्यादा कीमत अदा करेगा। तो इस तरीके से इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ गई है, उनके पास जो पैसा है वो बढ़ गया है। और पैसा बढ़ने की वजह से जो मार्केट के अंदर चीज़ें हैं उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके थ्रू जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट थिंग इज इट रेगुलेट एंड सुपरवाइज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द बैंक्स। तो जो बैंक्स का सुपरविजन करती है वो आरबीआई करती है। आपको जी, तो मतलब एक नॉन सी बात है कि बैंक्स जब ऑपरेट होते हैं तो वो आरबीआई के हिसाब से ऑपरेट होते हैं। बैंक्स को जो लाइसेंस देती है वो आरबीआई ही देती है, और उसको समय समय पे जो मॉनिटरिंग करती है उसकी कि वो क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सी, बैंक्स आर वेरी क्रूशियल फॉर दी एनी कंट्रीज इकोनॉमी। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अगर किसी कंट्री का कोलैप्स करेगा तो उसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है। तो बैंक्स के साथ में सरकार कोई हल्का एटीट्यूड नहीं रख सकती। इसी वजह से जो आरबीआई का खास मैंडेट है कि वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, जो बैंक्स हैं, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करती है, जिसके लिए वो समय समय पे उसकी मॉनिटरिंग करती है कि क्या वो बैंक बहुत ज़्यादा घाटा तो नहीं कर रहा है, क्या उस बैंक में कोई स्ट्रक्चरल कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा होता है तो आरबीआई समय पे जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेती है। तो आरबीआई जो है जो इंडिया के अंदर बैंक्स को रेगुलेट करती है, किन कौन कौन से बैंक्स ऑपरेट करेंगे, किस कंडीशंस के साथ में ऑपरेट करेंगे और क्या क्या उसका मैंडेट है, वो इस सब चीज़ों पे नज़र बना के रखती है। इसके बाद है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करती है। हमने पढ़ा था, जब हम फॉरेन एक्सचेंज हमने पढ़े थे तो हमने जाना था कि कैसे जो आरबीआई है वो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है उसको भी इन्फ्लुएंस करती है। फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है उसको भी इन्फ्लुएंस करती है, उसको भी थोड़ा कम या ज़्यादा करने का काम करती है आरबीआई। ठीक है।
इसके बाद जो आरबीआई है वो फॉरेन रिजर्व की गार्डियन भी होती है। जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, जो हमारी विदेशी मुद्रालय, जो कोष है हमारा, विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है, वो किसके अंडर रखा जाता है? वो आरबीआई के अंडर रखा जाता है। और उसी के थ्रू ही आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है। इसके बाद ये एक कॉमन नॉन फैक्ट है कि आरबीआई करेंसी इशू करती है, करेंसी के ऊपर आरबीआई के गवर्नर का साइन भी होता है। ठीक है। इसके बाद में इट रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि आप यूपीआई को यूज़ करते हैं, ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, आप डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूपीआई को यूज़ करने की जो नियम कानून है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के जो नियम कानून है, या फिर डेबिट कार्ड जिसको हम एटीएम कार्ड कहते हैं, उसको यूज़ करने के जो नियम कानून है वो आरबीआई बनाता है। ठीक है। तो आरबीआई तो फॉर एग्जांपल यूपीआई के अंदर अभी 1 लाख रुपए लिमिट है। आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और जो डेबिट कार्ड है, जो नॉर्मल जो एक एटीएम होता है रुपए कार्ड वाला, उसके अंदर अभी की जो लिमिट है वो 20,000 रुपये प्रतिदिन की है। तो ये लिमिट किसने तय करी? ये लिमिट आरबीआई ने तय करी। ठीक है। तो जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई करती है। और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं। यूपीआई हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, आपके चेक्स भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ की जो चीज़ें हैं वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है। और मेनली ये जो एंटिटीज़ है ना, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम्स, इन सबको एक बॉडी रेगुलेट करती है जो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद जो आरबीआई है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक के अंदर पैसा लगाया है, ठीक है, और वो बैंक कुछ समय बाद डूबने की कगार पे आ गया, तो आरबीआई उसको डूबने नहीं देगा। फिर उसको वो उस बैंक को कोई कर्ज तो दे नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो बैंक चाहे कि किसी दूसरी और बैंक से कर्ज लेके आपका पैसा लौटा दे या अपने जो फंक्शन है उसको सही तरीके से सुचारू करने लगे, लेकिन कोई भी दूसरा बैंक उसको लोन नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी डूबने वाली कंडीशन है। तो इस केस के अंदर आरबीआई उस बैंक को लोन देगा। इस केस के अंदर आरबीआई उस बैंक को लोन देगा, इसलिए आरबीआई को बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। कि अगर आपका बैंक जो है वो दिवालिया होने की कगार पे आ गया है, देन फिर उसको आरबीआई संभालेगा। कैसे संभालेगा? वो आरबीआई उसको पैसा देगा, लेकिन वो पैसा यूं ही नहीं देगा। वो पैसा देने के बाद में अपने जो बंदे हैं आरबीआई वो उस बैंक के अंदर बिठा लेगा, उस बैंक की ओनरशिप को लेगा। ठीक है। और फिर उसके अंदर जिन वजहों से वो बैंक डूब रहा था उन सब खामियों को पूरी करने की, एड्रेस करने की कोशिश करेगा। क्या ये हाल फिलहाल में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपने शायद ध्यान दिया हो तो आज से करीब 2 साल पहले यस बैंक का एक आया था कि यस बैंक जो है वो डूबने की कगार पे आ चुका है। तो उस केस के अंदर आरबीआई ने एक्शन लेते हुए यस बैंक को बेल आउट किया, और फिर उसके अंदर स्टेक्स, उसकी जो भागीदारी थी उसको खरीदा और अपने लोगों को येस बैंक के अंदर बैठाया। और एसबीआई को ये जिम्मेदारी दी कि वो येस बैंक की जो चीज़ें उसमें दिक्कत दे रही हैं उसको उसको वो ठीक करे, और ये जिम्मेदारी आरबीआई ने एसबीआई को दी। तो इस तरीके से आरबीआई एक लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है। इसके बाद जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी होल्ड करता है, सेल करता है, इशूज बॉन्ड्स इन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सी, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बजट डेफिसिट। हमने बजट वाला चीज़ें पढ़ी थी तो हमने पढ़ी थी बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? यह सरकार की जो आमदनी है और सरकार जो खर्चा करती है उसके बीच का डिफरेंस। सरकार ने खर्चा ज़्यादा कर लिया लेकिन आमदनी कम थी, तो अब जो पैसा सरकार ने एक्स्ट्रा जो खर्च किया है, या एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? तो वो सरकार जो एक्स्ट्रा पैसा लेती है वो लेती है बॉन्ड इशू करके। क्या इशू करके? बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरीके का सिंपल सिंपल पेपर है जिसमें लिखा होगा कि उसमें ऐसे इस तरीके से कुछ लिखा होगा कि सरकार 200 रुपये लेना चाहती है, 5 साल तक, 5 साल बाद वापस करेगी। और कितने वापस करेगी? या तो उसके अंदर इंटरेस्ट परसेंटेज लिखा होगा, कितना इंटरेस्ट के साथ में वापस करेगी, या सिर्फ एक अमाउंट लिखा होगा कि 5 साल बाद सरकार 250 रुपये वापस करेगी। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है। ये पर्चा सरकार किसी आम नागरिक को देगी और बोलेगी कि मुझे 200 रुपये दो, और 5 साल बाद ये पर्चा लेके आ जाना, मैं तुम्हें 300 रुपये वापस कर दूंगी। ठीक है। अब ये काम जो सरकार करती है वो खुद नहीं करती, इस काम को सरकार के बिहाफ पे आरबीआई करती है। तो आरबीआई क्या करती है? सरकार के बिहाफ पे बॉन्ड इशूज करती है। ठीक है। और सरकार के लिए पैसे जुटाती है। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड एक एक बेसिकली एक पेपर है जिसके अंदर ये गारंटी दी जाती है कि आप हमें कुछ आज के टाइम पे कुछ पैसा दें, और कुछ टाइम बाद वो पैसा हम आपको वापस कर देंगे ये बॉन्ड दिखाने पर। ठीक है। और आरबीआई जो सरकार के जो बैंक हैं उनको बहुत सिक्योर बैंक बॉन्ड माना जाता है। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ्रॉड वाला या ऐसा कुछ काम हो जाएगा। तो ये बहुत सिक्योर बॉन्ड माने जाते हैं। उनको जी सैक्स भी बोलते हैं, जी सैक। ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकार की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। इसको जी सैक भी बोलते हैं।
तो जो आरबीआई की एक और फंक्शन क्या है, सरकार के बिहाफ से बॉन्ड इशू करना। तो इसके साथ में जो आरबीआई के मेन फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारी कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर दी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स क्या है? प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। पहले आप सिंपल समझिए बैंक क्या होता है। आप सभी इससे रूबरू हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक का मतलब एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या होता है, आप आते हैं, आप अपना कुछ पैसा जमा करेंगे, आप अपना कुछ पैसा जमा करेंगे इस बैंक के अंदर, ठीक है? और कोई दूसरा बंदा आएगा, वो इस बैंक से पैसा लेगा, ठीक है? वो कैसे पैसा लेगा? फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है? आपके पास कुछ 200 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि ये 200 रुपये आपको सेव करके रखने हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो ज़रिया है वो है बैंक। क्यों? बैंक में आपका पैसा सेव भी रहेगा और सेफ भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा ना, और साथ-साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है? और बैंक इसकी जगह क्या करेगी कि कोई और व्यक्ति है जिसको 200 रुपये की ज़रूरत है, कोई और व्यक्ति है जिसको 200 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है? तो बैंक उस व्यक्ति को 200 रुपये दे देगी और क्या बोलेगी कि मैं ये पैसा दे रही हूँ आपको 1 साल के लिए, और इस पे ब्याज दर रहेगा 10%, यानी कि 1 साल बाद आपको ये पैसा है वो 210 रुपये वापस लौटाने हैं। अब इस 210 में से क्या करेगी बैंक? जो 3 रुपए है वो अपने खर्चे के लिए रख लेगी, जिसमें स्टाफ का खर्चा, सारी चीज़ों का खर्चा और साथ में प्रॉफिट, और 7 रुपए आपको वापस कर देगी आपके 200 रुपए के साथ में, 207 रुपए आपको वापस कर देगी। तो इससे क्या हुआ? तीनों का काम हो गया। आप भी खुश कि आपका पैसा सेफ रहा, साथ-साथ बढ़ भी गया। वो बंदा भी खुश जिसको पैसे चाहिए थे, उसको पैसा मिल गया, ठीक है? और बैंक भी खुश क्योंकि बैंक के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनको सैलरी मिली, रोज़गार इससे जनरेट हुआ। तो ये बेसिकली काम है बैंक का। और कमर्शियल बैंक कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक का ही नाम है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉज़िट। जो क्या करते हैं? डिपॉज़िट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? एंड डिपॉज़िट फ्रॉम जनरल पब्लिक से डिपॉज़िट एक्सेप्ट करते हैं एंड लैंड मनी, और मनी को लैंड करते हैं। ये मनी लैंड कर रहे हैं ना, लोन दे रहे हैं टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स को भी देते हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी देते हैं, ठीक है? कोई कंपनी भी बैंक से लोन ले सकती है। दे ऑपरेट अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956। ये किस एक्ट के थ्रू ऑपरेट करते हैं? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू। और ये मेजरली दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं जो आपने सुने होंगे। एक होता है शेड्यूल बैंक, दूसरा होता है नॉन शेड्यूल बैंक। अक्सर जो बैंक्स हम पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो शेड्यूल बैंक्स ही हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स तो बहुत ही कम, सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए जो हम उसको पढ़ेंगे। शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? शेड्यूल बैंक्स वो हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिनका नाम दिया रखा है, ठीक है? आरबीआई एक्ट के 1935 आरबीआई जो एक्ट है उसके सेकंड शेड्यूल के अंदर जिनका जो नाम दिया रखा है वो शेड्यूल बैंक है। कोई भी बैंक जब शेड्यूल बैंक बनना चाहता है तो कुछ आरबीआई की कुछ प्री डिफाइंड कंडीशन है, अगर वो उन कंडीशन को पूरा करेगा तो वो शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आ जाएगा। और इस कैटेगरी में आने का जो सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप शेड्यूल बैंक हैं तो फिर आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं, ठीक है? आप आरबीआई से लोन लेने के एंटाइटल्ड हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज़ नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक है जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं आते हैं, और इसी वजह से वो आरबीआई से लोन लेने के लिए भी एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है? यानी कि बेसिकली वो बैंक हैं जो आरबीआई की कंडीशंस जो हैं उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, ठीक है? अब है हमारा मेन टॉपिक, वो जो कि था वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं? सी पहला फॉरमोस्ट जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का या किसी भी बैंक का, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कोई भी बैंक हो सकते हैं, आपका एसबीआई। शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो सरकारी बैंक है वो कमर्शियल बैंक नहीं होते, खाली प्राइवेट बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक हैं। आपका एसबीआई भी प्रॉफिट कमाता है, आपका पीएनबी भी प्रॉफिट कमाता है, और इसके अलावा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। ये सारे पब्लिक बैंक के एग्जाम्पल हैं। पब्लिक बैंक मतलब जिस बैंक के अंदर सरकार की भागीदारी है। कितनी भागीदारी है? 50% से ज़्यादा भागीदारी है, ठीक है? और प्राइवेट बैंक जिस बैंक के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भागीदारी है, जैसे कि एक्सिस बैंक, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, ठीक है? मेजरली होता क्या है कि अक्सर जो सरकारी बैंक होते हैं उसके क्या फीचर्स हैं? सरकारी बैंक जो होते हैं या फिर जो पब्लिक बैंक जो होते हैं, अक्सर क्या होता है कि उसके अंदर आपको बहुत कम डिपॉजिट करने पे भी खाता खुल जाएगा। मतलब बहुत से बैंक ऐसे हैं जो 1000 रुपये डिपॉजिट, इवन 500 रुपये डिपॉजिट करने पे खाता खुल जाता है। लेकिन जो वैसे बैंक होते हैं प्राइवेट बैंक, वहाँ पे आपको डिपॉजिट ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है? इन बैंक्स के अंदर 10,000 के से कम डिपॉजिट नहीं होता, यानी कि जो मिनिमम आपका बैलेंस अकाउंट है वो 10,000 से कम इन बैंक्स के अंदर नहीं रहता। लेकिन ये आपको सुविधाएं भी ज़्यादा जाते हैं। जब आप इन बैंक्स के अंदर जाओगे, एक्सिस बैंक के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी होटल में आ गए हो, वो उस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। लेकिन जब एसबीआई के अंदर जाते हो तब भी आपको लगेगा कि आप होटल के अंदर आ गए हो। क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा लंच चलता रहता है। सी तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, पहला
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा गिविंग लोन्स, ये दोनों चीज़ हमने जान ली हैं। पहला जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ये इस केस में कर रहा है, और लोन देना। तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या होती है हम पढ़ेंगे अभी। बेसिकली आप ये समझ लो कि आरबीआई है। अभी इस समय के लिए जान लो कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से रेगुलेट करना है। उसमें बैंक्स का काफ़ी हाथ होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई खुद तो कोई बैंक चलाती नहीं है जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे मार्केट के अंदर। वो इन बैंक्स के थ्रू ही, जो कमर्शियल बैंक जो हैं, एसबीआई है, पीएनबी है, या जो भी कमर्शियल बैंक है, इनके थ्रू ही मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं आरबीआई के मैंडेट को। कौन सा मैंडेट? जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड जो मैंडेट है कि मनी सप्लाई कितनी क्या होनी चाहिए, आरबीआई जो डिसाइड करता है, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? बैंक्स करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके क्या सिस्टम है, वो हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में दे फैसिलिटेट द फॉरेन एक्सचेंज। सी, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, कोई व्यक्ति जिसके पास डॉलर है, वो अगर चाहता है कि वो रुपी उसको मिल जाए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आरबीआई के पास नहीं जाएगा। आरबीआई कुछ बैंक्स को ये पावर देती है कि वो उनको बना देती है एक्सचेंज बैंक्स। क्या बना देती है? एक्सचेंज बैंक। अब कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि एक्सचेंज बैंक कुछ अलग से होते हैं। ये कुछ अलग से नहीं होते, ये सिंपल आपके बैंक्स ही हैं। वही एक फॉरेन एक्सचेंज को करने का काम भी करते हैं। आप अपनी लोकेलिटी के किसी भी बैंक के पास जाओगे, उसकी जो मेन ब्रांच है, हो सकता है कि जो छोटी मोटी ब्रांच है वहाँ पे काम ना होता हो, लेकिन जो उसकी आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो मेन ब्रांच होती है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप आसानी से डॉलर को रुपीज़ में, रुपीज़ को डॉलर में, या यूरो में, या पाउंड में, या किसी और फाइनेंस करेंसी में चेंज कर सकते हो। तो ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, वो एक्सचेंज बैंक का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं वो? एक्सचेंज बैंक का काम भी वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद दे फैसिलिटेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको जनता को मुहैया कराते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो यूपीआई चल रहा है, जो डेबिट कार्ड चल रहा है, एटीएम कार्ड चल रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू चल रहा है? बैंक्स के थ्रू चल रहा है। आरबीआई उनको मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा, उसके लिए रूल्स आरबीआई बनाएगा, लेकिन उसको चलाएंगे कौन? उसको बैंक्स ही तो चलाएंगे, ठीक है। चेक्स इशू कर रहा है बैंक्स, चेक्स आपको दे रहे हैं, आप चेक्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब आप, हाँ, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन सब चीज़ों के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। कैश के अलावा इन सब चीज़ों के थ्रू भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यही होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। और बैंक आपको फैसिलिटीज़ देती है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। इसके बाद में दे आर द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको पैसे की ज़रूरत है, वो किससे कहेगी? आरबीआई से, ठीक है, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बॉन्ड इशू करेगा। क्या करेगा? बॉन्ड इशू कर दिया आरबीआई ने, लेकिन इस बॉन्ड को खरीदेगा कौन? ठीक है, इसको खरीदती आम जनता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट आरबीआई से नहीं खरीदती। डायरेक्ट इसको आरबीआई से बैंक्स खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? बैंक्स, ठीक है। और फिर जो बैंक्स हैं वो फिर आम जनता तक इसको मुहैया कराते हैं। जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आम जनता तक मुहैया कराते हैं, ठीक है। तो बैंक्स आर दी होलसेल बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। इसका अगर हम होलसेल लिखें या बल्क लिखें, ठीक है, तो बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई से बल्क में ये सब चीज़ें बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है। और फिर थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन को अपना कंसिडर करके वो जो पब्लिक है उसको फिर वो रिटेल में उस पब्लिक को वो बॉन्ड अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो बैंक्स के फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैंडेट, फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज बैंक की तरह काम भी करते हैं। उसके बाद में ये फैसिलिटेटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, ये लोगों को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम भी मुहैया कराते हैं। उसके बाद में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उसके ये बल्क बायर होते हैं, ठीक है। वो आरबीआई से बल्क में बॉन्ड्स को खरीदते हैं और फिर उसको पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। पब्लिक डायरेक्ट आरबीआई से बॉन्ड नहीं खरीदती, पब्लिक बैंक से के थ्रू बॉन्ड खरीदती है। तो बैंक्स आर दी होलसेल बायर एंड सेलर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिनको हम जी सैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक चीज़ और बोलते हैं, वो है गिल्ट एज। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गिल्ट एज भी बोलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन है बेसिकली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको हर समाज के हर व्यक्ति तक लेके जाना। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज है बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग जो सर्विस है
बैंक जो काम करती है लोगों के लिए, उस काम को समाज के तबके के हर तबके तक लेके जाना, यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो अगर बाय डेफिनेशन हम जाएं तो इट कैन बी डिफाइंड एज एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर बेसिकली बैंकिंग टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो बैंकिंग को सोसाइटी के हर सेक्शन तक लेके जाना, यानी कि सोसाइटी के हर व्यक्ति का बैंक के अंदर खाता खुलवाना, और बैंक जो सुविधाएं मुहैया कराता है वो सुविधाएं उन तक मुहैया कराना, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी क्यों है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे सेविंग्स प्रमोट होंगी। क्या प्रमोट होंगी? सेविंग्स। जैसे कि हमने अपने पुराने एग्जाम्पल में जाना था, इस एग्जाम्पल को हम कंसिडर करें कि इस व्यक्ति के पास में 200 रुपये थे। अगर बैंक नहीं होती तो हो सकता था ये 200 रुपये ये फिजूल किसी काम में खर्च कर देता, या हो सकता था ये जो 200 रुपये हैं वो उससे खो जाते। ठीक है, तो अगर आपका बैंक अकाउंट है, अगर किसी का बैंक अकाउंट है, तो वो अपने जो पैसे हैं, जो उसको एक्स्ट्रा कुछ भी पैसे बच रहे हैं, वो उसको सेव करके रख सकता है। ठीक है, वो उसको सेव करके रख सकता है। ठीक है, अब सेविंग होगी तो क्या होगा? बैंक के पास में पैसा आएगा, बैंक के पास में पैसा आएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बैंक के पास में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बैंक के पास में पैसा है तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकती है। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा और जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको लोन दे सकती है। उसके अलावा अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा है तो जो समाज के जो लोअर तबके के जो लोग हैं, जो निम्न तबके के जो लोग हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अक्सर जो हमारे समाज के जो निम्न तबके के जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास में नहीं जाते, वो किसी साहूकार के पास में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक में उनके बैंक खाते नहीं हैं, या फिर वो उस जो प्रोसेस है पूरी उसको काफ़ी जटिल मानते हैं। इस चक्कर में वो बैंक्स के पास में नहीं जाते, वो किसी साहूकार के पास में जाते हैं। और साहूकार क्या है? अक्सर क्या होता है, जो साहूकार होते हैं वो हमारी जान पहचान के होते हैं। ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से हमें लोन दे देते हैं। लेकिन वो आसानी से जो लोन हमको मिलता है ना, वो काफ़ी महंगा पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि कोई बैंक से आप पर्सनल लोन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 11% या 12% इंटरेस्ट पर एनम पे देगी। लेकिन किसी आप साहूकार से लोन लेंगे, वो कम से कम भी लोन आपको देगा तो 2 या 3% पर मंथ पे देगा। और यही अगर 2% अगर पर मंथ पे देगा तो ईयरली कितना हो गया? 24%। और 3% दिया तो 36%। अब कहाँ 36% और कहाँ 12%? कितना अंतर है दोनों के अंदर? एक ये लोन वो है जो किसी एक पर्टिकुलर बैंक से लिया गया है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये लोन वो है जो किसी साहूकार से लिया गया है। हर कोई साहूकार ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही देखा जाता है। तो ये पैसा किसी साहूकार से लिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में आने का कि जो समाज के जो निम्न तबके के जो लोग हैं, वो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जा पाते और फिर उनका जो शोषण होता है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करके हम उस शोषण को होने से उनसे उनको बचा सकते हैं उस शोषण से। ठीक है, इसके बाद में चैलेंजेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब दिक्कतें क्या हैं? अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर दिक्कतें क्या आ रही हैं? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों के पास में बैंक अकाउंट नहीं है। काफ़ी लोगों के पास में अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या है कि जो कुछ जो पॉपुलेशन है हमारी, अक्सर जो रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है, वो या तो अनएजुकेटेड है या अनअवेयर है। ठीक है, अनएजुकेटेड होने से क्या होगा कि आप नहीं जाओगे बैंक में, है ना? आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो आप उससे बचोगे। ठीक है, या फिर आप अनअवेयर हो, आपको समझ नहीं है कि आपको किस तरीके से बैंक काम करती है, आपको आपको उसको देख के लगता है कि भैया हम कैसे करेंगे, खाता कैसे चलाएंगे, एटीएम से पैसा कैसे निकालेंगे, तो आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, ये दो एक रीज़न है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के। उसके बाद में क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? ग्रामीण एरिया के अंदर अच्छे ज़्यादा बैंक नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है कि लोग बैंक है ही नहीं तो बैंक्स तक जाएंगे कैसे, है ना? जो हिली एरियाज़ हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पे बैंक्स कम हैं, तो जब बैंक्स कम होंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कम होगा। इसके बाद में क्या है? डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? देखिए आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आपके फ़ोन पे आ चुकी हैं। ठीक है, आप फ़ोन के थ्रू अपनी बैंक्स की बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समाज का एक बड़ा तबका आज भी ऐसा है जिसके पास में या तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, या उनका इंटरनेट कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो नेट बैंकिंग को अवेल नहीं कर पाते। किसको अवेल नहीं कर पाते? नेट बैंकिंग को। ठीक है, और इस वजह से वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो डिजिटल डिवाइड है,
ठीक है, लोगों के पास में या तो वो सुविधा मुहैया नहीं है या फिर उस सुविधा को उनको यूज़ करना नहीं आता, जिस वजह से ये भी एक रीज़न है किसका, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरा रीज़न क्या है एक और, कि जो बैंक्स की जो प्रोसेस होती हैं वो अक्सर काफ़ी लंबी होती हैं और काफ़ी जटिल होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। आप कभी बैंक में सिंपल अगर बैंक में खाता खुलवाने भी जाएंगे, अकाउंट खुलवाने भी जाएंगे, तो कम से कम आपको 10 से 12 पेज का फॉर्म तो भरनी पड़ेगा। ठीक है, वो आपको कम से कम 5 से 6 जगह साइन तो अपने करने ही पड़ेंगे। तो ये जो गाँव का जो व्यक्ति है, जो कि मज़दूरी करता है, खेती करता है, तो वो इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। उसको ये सब चीज़ें काफ़ी जटिल लगती हैं और काफ़ी लंबी लगती हैं। इसके बाद में गाँव वगैरह के अंदर आज भी बार्टर सिस्टम प्रिवलेंट है। अब जहाँ बार्टर सिस्टम चल रहा है, जहाँ कैश एज़ अ मीडियम यूज़ ही नहीं हो रहा, तो फिर जब कैश एज़ अ मीडियम यूज़ ही नहीं होगा, तो फिर वो बैंक में जाएँगे क्यों? ठीक है, तो काफ़ी जगह आज भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, जो एक वजह है लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन से दूर रखने की। इसके बाद में पीपल फाउंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज मोर कन्वीनियंट। क्या होता है कि लोग जो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल कोई साहूकार है, लोग साहूकार से लोन लेना ज़्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं, ज़्यादा आरामदायक यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक में जाएंगे, किसी के पास में हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है बैंक में लोन लेने के लिए, एज ए कोलेटरल यूज़ करने के लिए, किसी को लोन लेना आता नहीं है, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो ठग सकते हैं। ठीक है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे लोन की आवश्यकता आज है, बैंक के पास में जाऊंगा तो 1 महीने बाद मिलेगा। ठीक है, तो वो इस केस में वो क्या पाते हैं, वो पाते हैं कि जो गांव का जो लोकल साहूकार है वो इनसे ज़्यादा बेटर है बैंक से। क्यों? उसके पास अब आप अभी जाओगे, वो 10 मिनट के अंदर आपको लोन दे देगा। ठीक है, हो सकता है कि वो कोई कोलेटरल भी ना ले, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानता है। ठीक है, और हो सकता है कि वो आपसे कोई लिखाई पढ़ाई भी ना करवाए, वो सिंपली ले ले, या कोई बहुत मिनिमम कोई लिखाई पढ़ाई करवाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो लोग जो हैं वो इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा बेटर मानते हैं फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की अपेक्षा में। और ये एक बड़ा चैलेंज है किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अब ये सब चैलेंज तो हमने पढ़ लिए, हर चैलेंज का कुछ समाधान भी होता है, सरकार कुछ समाधान भी करती है। तो सरकार ने कुछ चीज़ें करी हैं, वो क्या चीज़ें हैं? पहला, सरकार ने एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी स्कीम चलाई थी, वो थी पीएम जन धन योजना। ठीक है, जिसके तहत आपके ज़ीरो बैंक खाते खोले गए थे, शायद आपको याद हो, आज से 8-10 साल पहले आपके ज़ीरो बैंक अकाउंट खोले गए थे पीएम जन धन योजना के तहत। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो लोग इसमें बेसिकली था क्या, इसमें 2-3 चीज़ें थी। अब लोगों को दिक्कत क्या थी खाते खुलवाने के लिए, कि भाई खाते में डालने के लिए पैसा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट कैसा खुलेगा, ज़ीरो बैलेंस वाला, आपको पैसे डालने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे लोगों को क्या दिक्कत थी कि उनके पास पूरे कागजात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ कागजात बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिंपल मनरेगा कार्ड भी है, मनरेगा कार्ड, आप उससे भी खाता खोल सकते हैं। उसके बाद में क्या दिक्कत थी कि ग्रामीण एरिया में लोगों के पास पैन कार्ड भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ये खाता खोलने के लिए आपको पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये खाता खोलने के बाद आप ये जो खाते की सारी, आप एक नॉर्मल खाते की सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाओगे। आपको इस खाते के अंदर एटीएम कार्ड भी मिलेगा, चेक बुक भी मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको बीमा भी मिलेगा, इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक रिवॉल्यूशनरी स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी थी, पीएम जनधन योजना। और इसके बाद में करोड़ों की संख्या में नए खाते खुले थे। ठीक है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम थी, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक अभी भी हैं, कुछ इसकी समस्याएं अभी भी हैं। क्या समस्याएं हैं? कि अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि अक्सर जो खाते खुले, वो एक बार खुलने के बाद में फिर डोरमेंट हो गए, मतलब सुचारू नहीं रहे। उसके अंदर एक बार खाता खुलने के बाद में फिर आगे उसमें ना कोई पैसा डाल रहा है, ना उससे कुछ पैसा निकाल रहा है। तो फिर ये कैसा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ? है ना? फाइनेंशियल सरकार ने खाते क्यों खुलवाए थे? ताकि आप उसके अंदर सेविंग्स करो, आप उसके अंदर उनसे लोन लो, या कोई और आप उस सुविधा का इस्तेमाल करो। लेकिन आप किसी भी सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाता खोल के सिर्फ आप उसको साइड में रख देंगे, तो क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, और चीज़ क्या देखी गई कि जनधन खातों के अंदर जिन लोगों के पहले से खाते थे, मेजर अकाउंट थे, उन लोगों ने भी खाते खुलवाए। अब जिनका पहले से ही खाता था, उन्होंने दोबारा खाता खुलवाया, तो क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ? कतई नहीं हुआ। क्योंकि इसका मोटो क्या था कि जिन लोगों के पास खाते नहीं हैं उनके खाते खोलना। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से 2-2 3-3 खाते हैं, वो अगर अपना खाता खुलवाएंगे, तो ये इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन तो कतई नहीं होगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है जनधन योजना की। इसके बाद सरकार ने क्या किया, बिजनेस करस्पॉन्डेंट स्कीम निकाली। मतलब आपको बैंक में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई बैंक का कोई करस्पॉन्डेंट होगा, कोई बैंक का कोई आदमी होगा। अक्सर आप देखते होंगे ग्रामीण एरियाज़ के अंदर आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मोबाइल से अंगूठा लगवा के आपको पैसे निकाल के दे देता है।
तो बेसिकली क्या करता है वो बैंक से लिंक होता है, ठीक है। वो बैंक उसको ऑथराइज करती है कि वो थोड़ा बहुत जो बैंकिंग वाला काम है वो लोकल में ही आपका करता जाए। वो कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल आपको पैसे जमा करवाने हैं, आपने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए और उसने अपने खाते से उस बैंक में पैसे डाल दिए, या बैंक ने उसको कोई पर्टिकुलर अमाउंट दिया है, अलाउ किया है उस अमाउंट को यूज़ करने के लिए, तो उसने वो पैसा आपके खाते में डाल दिया। अब आपको पैसा निकलवाना है, ठीक है। तो जो ए पर्सन अपने खाते में पैसा डलवा के गया था, ठीक है, वो ए पर्सन का पैसा बी पर्सन को दे देगा, ठीक है। और बी पर्सन का उसके खाते में से पैसा निकाल के ए पर्सन के खाते में डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट काम करता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करता है कि जो बैंक है उसको आपको घर घर में ही ले आता है, आपके मोबाइल में उसको ले आता है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल पेमेंट सिस्टम। सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया है। वो इसका एक शानदार एग्जांपल है यूपीआई। यूपीआई के आने के बाद से जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ गया है। और सरकार ने इसको देखते हुए बाद में फिर जो यूपीआई पे चार्जेस थोड़े बहुत लगते थे, जो मर्चेंट रेट जिसको कहते हैं, उसको भी पहले तो लोअर डाउन कर दिया और बाद में बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो सरकार यूपीआई के तहत भी बढ़ा रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। इसके बाद आधार लिंक्ड पेमेंट। आप आधार कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ जो सीएसएस होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाके आप आधार कार्ड के साथ में जाके आधार कार्ड के मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। उसके बाद एक बड़ा एक जो चीज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या होती हैं? एनबीएफसीज वो संस्थाएं हैं जो आपके लोन करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कोई, जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। इसके अलावा आप फ़ोन लेने गए, मोबाइल फ़ोन लेने गए, तो जैसे कि एक कंपनी है होम क्रेडिट, ठीक है। एचडीएफसी बैंक भी आजकल ये काम कर रही है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक ये काम कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप में फ़ोन लेने गए और आपको वो फ़ोन का जो थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट है वो आप करेंगे और कुछ पार्ट आपको फाइनेंस कराना है। अगर आप वो फाइनेंस किसी बैंक के थ्रू कराना चाहेंगे तो ये आपके लिए एक बुरे सपने की तरह हो जाएगा। आपको फ़ोन आज लेना है, वो आप उसको 1 महीने बाद खरीद पाएँगे, ठीक है। आपको फ़ोन अगर अप्रैल में लेना है तो आप उसको मई में खरीद पाएँगे, क्योंकि 1 महीना लग जाएगा बैंकों को पूरा का पूरा वो काम करने में। तो कुछ ऐसी डेडिकेटेड कंपनियाँ बन गई हैं जिनको हम एनबीएफसीज़ कहते हैं, जिनका काम ही है सिर्फ़ और सिर्फ़ लोन करना, ठीक है। वो सिर्फ़ लोन करती हैं, ठीक है। अब वो इतनी आसानी से लोन क्यों कर देती हैं? क्योंकि वो बैंक की तरह इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं करती, ठीक है। वो इतना ज़्यादा ताक-झाँक नहीं करती कि आप कहाँ से पे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जल्दी लोन कर देती हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा बैंक से जो इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा चार्ज करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक अगर आपका 10% पे फाइनेंस कर रहा है, तो वो थोड़ा 13% पे फाइनेंस करेंगी या 14% पे फाइनेंस करेंगी। तो बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, लेकिन बैंक से बहुत फास्ट सर्विस देंगी, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि जो लोग हैं वो अगर बैंक के सहारे बैठे होते तो शायद ही कभी वो लोन करवाते अपनी ऐसी छोटी-मोटी चीज़ों पे, जैसे कि फ़ोन लेना हुआ, लैपटॉप लेना हुआ, कोई बाइक परचेज़ करनी हुई, तो इन चीज़ों पे शायद ही वो लोन कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर एनबीएफसी जो आ गई हैं, जो डेडिकेटेडली इसी चीज़ के लिए काम कर रही हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा आसान बना दिया है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आखिर क्या होती है? सी, मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको किस हिसाब से रेगुलेट करना है, वही होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मार्केट के अंदर कितनी मनी होनी चाहिए या कितनी मनी कम होनी चाहिए, उस चीज़ को रेगुलेट करना ही मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर देश का सेंट्रल बैंक हैंडल करता है, और इंडिया के केस में हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का सीधा सीधा मतलब है मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करना, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करना। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी से कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, ठीक है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे कि जॉब क्रिएशन। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मार्केट के अंदर अगर जो मनी सप्लाई है उस पर कई हद तक निर्भर करती हैं। इसमें इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है उसको हमने जाना भी था, थोड़ा और जान लेते हैं। सी, अगर मार्केट के अंदर, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कोई एक प्रोडक्ट है ए, कोई एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो 10,000 रुपये का है, और जो पर कैपिटा इनकम है उस कंट्री की वो है पर मंथ 35,000, ठीक है। अब किसी वजह से मार्केट के अंदर मनी फ्लो ज़्यादा होने की वजह से
वो जो पर कैपिटा इनकम थी वो पहुंच गई है 50K पे, यानी कि 50,000 पर मंथ पे। ठीक है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है वो आज भी कितने हैं, 10,000 का है। ठीक है, और जितने पहले थे उतने ही अभी हैं। पहले अगर मार्केट के अंदर 100 मोबाइल फ़ोन थे तो आज भी 100 मोबाइल फ़ोन है। पहले उन 100 मोबाइल फ़ोन की कीमत थी एक फ़ोन की 1000 रुपये, और उसको लेने वाले जो लोग व्यक्ति था उसकी जो सालाना उसकी जो मंथली इनकम थी वो थी 35,000 रुपये। ठीक है, अब उन्हीं सब की जो मंथली जो इनकम है वो 50,000 हो गई है, मोबाइल उतने ही है। अब सबकी मंथली इनकम बढ़ गई है तो हर कोई चाहेगा उस फ़ोन को खरीदने के लिए, लेकिन फ़ोन अभी भी कितने हैं, 100 फ़ोन है। अब जो मोबाइल शॉप का जो ओनर है वो क्या बोलेगा कि भाई जो इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा कीमत देगा मैं उसको वो फ़ोन दे दूंगा। ठीक है, तो ये सभी जो लोग हैं वो चूंकि अब ये केपेबल है लेने के लिए, अब इनकी जो सैलरी थी वो 35,000 नहीं रही है, वो 50,000 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो उनकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ चुकी है। अब ये सभी केपेबल हैं इस मोबाइल फ़ोन को 10,000 से थोड़ा और महंगा लेने में। ठीक है, तो जो लोग इसको लेना चाहने में इच्छुक हैं वो लोग इसको लेने के लिए इसकी थोड़ी प्राइस बढ़ा के लेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली इसकी प्राइस वो पहुंच जाएगी, वो 12 या 13,000 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है मार्केट के अंदर मनी फ्लो को के बढ़ने से चीज़ों के दाम बढ़ने का, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी आपके इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रही है, ये हमने इसके अंदर जाना है। अगर दूसरा केस लें, दूसरा केस क्या लें? दूसरा केस हम लेते हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी मोबाइल फ़ोन 100 हैं। हर एक मोबाइल फ़ोन जो है वो 10,000 रुपये का है। लोगों की जो आमदनी है वो 35,000 रुपये प्रति माह है। लेकिन अब क्या हुआ? अब आ गया कोरोना। कोरोना आने की वजह से लोगों के धंधे चौपट हो गए, लोगों की जॉब चली गई, और जो पर कैपिटा इनकम थी वो आ गई हमारी 20,000 रुपये प्रति महीना पे। कितनी आ गई? 20,000 रुपये प्रति महीना पे। इस केस के अंदर क्या अब लोग ज़्यादा उत्सुक होंगे मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं होंगे। कॉमन सेंस हमारी हमें यही बताती है कि इस केस के अंदर लोग क्या कोशिश करेंगे कि अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको पूरी कर सकें। ठीक है, तो अब जो मोबाइल फ़ोन ओनर था या मोबाइल फ़ोन जो शॉप वाला था, अब वो क्या करेगा, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसकी कीमत गिरा देगा। वो बोल देगा कि भाई आज से मोबाइल अब जो मोबाइल फ़ोन की कीमत है वो कितनी है, 8,000 रुपये है। ठीक है, अब जो जो व्यक्ति है वो थोड़ा सोच सकता है कि भाई 8,000 रुपये कीमत आ गई है, अब उसको लेना है या नहीं लेना है। जब तक 10,000 थी तब तक तो वो बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि उसकी इनकम खुद की 20,000 है। वो 10,000 का मोबाइल फ़ोन क्यों लेगा, वो भी ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जो कि इकोनॉमी जब डाउन पे है। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपने उसमें से भी सेव करके रखे। तो हमने क्या जाना कि कैसे जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो रही है, वैसे वैसे जो चीज़ों की कीमत है वो भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अब जो लोग हैं वो इतने कैपेबल नहीं है उस चीज़ को लेने में उसी कीमत पे, पुरानी कीमत पे। ठीक है, तो जो ओनर है या फिर जो सप्लायर है उसको ना चाहते हुए भी उस चीज़ की कीमत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को ऊपर नीचे करती है, इस चीज़ को हमने जाना। ठीक है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरीके की होती हैं। एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो सिचुएशन है जब सरकार चाहती है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। जब सरकार चाहती है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। ठीक है, तो जब आरबीआई ये कोशिश करता है कि वो मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ कर सके, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब वो करता कैसे है वो दूसरी चीज़ है, उसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, और जब आरबीआई मार्केट के अंदर से पैसा खींचने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आखिर आरबीआई ऐसा करता क्यों है? आरबीआई ज़्यादा या कम क्यों करता है? ठीक है, आरबीआई ऐसा क्यों नहीं कर देता कि मार्केट के अंदर से हमेशा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाए? जिससे क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा होगा, लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, और जो चीज़ों के दाम है वो हमेशा कम रहेंगे और महंगाई हमेशा कम रहेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं करता आरबीआई? आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कभी कभी क्यों अपनाता है? ठीक है, क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम है एमपीसी का। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम है एमपीसी का, जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, एमपीसी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ठीक है, एमपीसी ने जो टारगेट तय किया है वो ये तय किया है कि अगर जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास रहता है तो सबसे बेस्ट है। कितने के आसपास रहता है? 4% के आसपास। लेकिन बेस्ट कंडीशन हमेशा तो होती नहीं है, तो उसने एक विंडो ले ली है। क्या विंडो ले ली है? +-2 की विंडो ले ली है कि हाँ, अगर जो इन्फ्लेशन है वो 4% से 2% कम तक जाता है या 2% आगे तक जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इन्फ्लेशन अगर 2% से लेकर 6% के बीच तक रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फ्लेशन 6% का मतलब क्या है? महंगाई का बढ़ना।
इन्फ्लेशन 2% का मतलब क्या है? महंगाई का कम होना। 4% का मतलब क्या है? महंगाई का ठीक ठाक बढ़ना, जितना आरबीआई चाहता है उतना बढ़ना। देखिए, महंगाई बढ़ना भी जरूरी है, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो जो रोजगार हैं वो क्रिएट नहीं होंगे। जो ठीक है, तो आरबीआई ने क्या तय किया है? 2 से 6% तक का तय किया है। इन केस अगर ये 2% से नीचे जाता है, यानी कि महंगाई अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है, तो फिर आरबीआई अपनाएगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तब फिर आरबीआई मार्केट के अंदर मनी को इन्फ्यूज़ करेगा, ज़्यादा पैसा डालेगा मार्केट के अंदर, ताकि जो 2% से नीचे अगर जा रही है तो उसको दोबारा वापस 2 से ऊपर लेके आया जाए। ठीक है, अगर ये महंगाई 6% से ऊपर जा रही है तो फिर आरबीआई अपनाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यानी कि वो मार्केट से मनी सप्लाई को कम करेगा, ताकि मनी सप्लाई कम होने से चीज़ों के दाम कम हो और जो महंगाई है वो 6% से जो ऊपर निकल गई थी वो 6% के नीचे आके दोबारा से हो जाए। ठीक है, तो ये होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और ये होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन पूरी तरीके से आरबीआई नहीं करता। वो हमने जाना कि इसको जो करने का काम है वो एमपीसी का है। एमपीसी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इन 3 जो आरबीआई के मेंबर होते हैं उसमें से एक आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, और इसको जो हेड करते हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। तो 6 में से इस कमेटी को जो लीड करेंगे वो होंगे आरबीआई के गवर्नर। और इन केस ऑफ टाई, अगर ये लोग बैठे हैं कहीं पे, ये लोग अक्सर जो अपने फैसले लेते हैं वो वोटिंग के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अगर टाई होता है, टाई किस केस में होगा कि हो सकता है कोई मेंबर, फॉर एग्जांपल ये तीनों मेंबर थे, 6 मेंबर थे, किसी 3 मेंबर्स ने एक बात पे हाँ बोला, किसी 3 मेंबर्स ने दूसरी बात पे हाँ बोला, तो टाई हो गया। तो टाई के केस के अंदर जो गवर्नर है, जो कि इस कमेटी के चेयरपर्सन है, वो जो फैसला करेंगे उसको माना जाएगा। तो इसलिए हम जनरली कहते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई तय करता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो कमेटी बनती है उसके अंदर बराबरी से मेंबर्स किसके भी होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर से किसका रहता है? आरबीआई का रहता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का गवर्नर इसके चेयरपर्सन है, और इन केस ऑफ टाई आरबीआई के गवर्नर को हक है कि वो जिस डायरेक्शन में उस मॉनेटरी का पॉलिसी कमेटी का फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? आखिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है? तो समझते हैं इस चीज़ को कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, आरबीआई किस तरीके से मार्केट के अंदर जो पैसा है उसको कम ज़्यादा करता है, और आरबीआई कब लोगों को एक तरीके से अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए, या कब लोगों को डिमोटिवेट करता है कम चीज़ें ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए। सी, आज क्या हुआ? आपको एक बाइक खरीदनी है। ठीक है, आपको एक बाइक खरीदनी थी। वो बाइक खरीदने के लिए आपके पास पूरे पैसे अवेलेबल नहीं है, तो आपने सोचा था कुछ पैसे आप अभी डाउन पेमेंट कर देंगे, कुछ पैसे आप बाद में पार्ट पेमेंट आप उसको फाइनेंस करा लेंगे। ठीक है, अब आपका मन था फाइनेंस कराने का। उसी दिन खबर आई कि आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने अपनाई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई को लग रहा था चीज़ों के दाम बहुत बढ़ रहे थे, तो आरबीआई ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, और क्या किया? जो लोन था उसको महंगा कर दिया। लोन महंगा करने से क्या हुआ कि अब आप जो बाइक खरीदने का आप मन बना रहे थे, आप फाइनेंस करने का मन बना रहे थे, पहले आपका जो फाइनेंस आप करते तो जो ब्याज लगता है वो 10% लगता, लेकिन अब आरबीआई ने बढ़ा के उसको 15% कर दिया है। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपका मन थोड़ा चेंज हो सकता है, आप सोचेंगे यार बहुत ज़्यादा ब्याज लग रहा है, फिर कभी देखेंगे। ठीक है, फिर कभी देखेंगे। अब फिर कभी देखने की वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर से एक बाइक का सेल होना कम हो गया। अब ऐसे आपके ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनका मूड आरबीआई ने खराब कर दिया। कैसे खराब कर दिया? उसने जो ब्याज दरें थी वो बढ़ा दी, जिसकी वजह से अब आप आपकी तरह काफ़ी लोग जो थे वो अब ये सोचने लगे कि चलो बाद में देखते हैं बाइक खरीदना। इस केस में क्या हुआ? अब जो मार्केट के अंदर बाइक्स थी वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, और बाइक जब ज़्यादा हो गई और डिमांड कम है, डिमांड कम क्यों है? क्योंकि अभी बाइक खरीदना महंगा है, फाइनेंस पे बाइक खरीदना महंगा है, डिमांड कम है अभी, तो बाइक के जो दाम है वो नीचे आ जाएंगे। बाइक की जो दाम है वो नीचे आ जाएंगे, और इस तरीके से जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली महंगाई है क्या? चीज़ों के दाम अगर नीचे आ रहे हैं तो महंगाई नीचे आ रही है। अब क्या हुआ? अब आरबीआई, अब हम उल्टा केस लेते हैं कि अब आरबीआई चाहती है कि आप चीज़ों को खरीदें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो महंगाई थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, 2% से नीचे जा चुकी है। अब आरबीआई चाहती है कि आप चीज़ें खरीदें। ठीक है, तो अब 10% ब्याज दर चल रहा था, आरबीआई ने उसको घटा के 8% कर दिया। तो अब जो व्यक्ति जो खरीदने की नहीं भी सोच रहा था वो सोचेगा कि यार अच्छा मौका है, इस टाइम पे थोड़ा सा, थोड़ी सी मतलब
एफर्ट लगा के कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसों का बंदोबस्त कर लेते हैं और बाइक खरीद लेते हैं, अभी मौका अच्छा है, ब्याज दरें बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो क्या होगा, उस बाइक की जो डिमांड है अब बढ़ जाएगी, बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी, बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी जो दाम है वो थोड़े बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और 2% से ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई ब्याज दरों को कम ज़्यादा करके लोन को सस्ता या महंगा करता है। ब्याज दर अगर ज़्यादा होंगी तो लोग लोन कम लेंगे, ब्याज दर अगर कम होगी तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। जब लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा आएगा, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जब लोग लोन कम लेंगे तो मार्केट के अंदर पैसा कम आएगा, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई अपनी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को चालू कर चलाता है। लेकिन क्या आरबीआई बैंक से सिंपल बोल सकता है कि आज से तुम्हारी जो लोन परसेंट जो तुम 10% चला रहे थे वो 8% होंगे? आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे बैंक को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आरबीआई ऐसा क्या करता है जिससे जो बैंक्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं अपनी जो लोन की जो दर है, इंटरेस्ट जो रेट है उसको कम या ज़्यादा करने पे। वही है हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सी पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सी एसएलआर क्या होता है? एसएलआर को जानने से पहले एक जो ज़रूरी चीज़ जानना चाहिए हमको वो है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सी बेसिकली क्या होता है, एक बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल कोई एक तारीख है 1 दिसंबर, कोई एक तारीख है 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर के अंदर एक बैंक के अंदर 500 लोगों ने पैसा जमा कराया और 500 लोगों ने टोटल मिलकर जो पैसा जमा कराया वो था 10,000 रुपये, ठीक है। और करीब करीब 300 लोगों ने पैसा अपना वापस भी लिया उसी दिन, और 300 लोगों ने जो पैसा वापस लिया वो था 6,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल उस दिन उस बैंक के पास में कितना पैसा आया? उस बैंक के पास में जो पैसा आया वो टोटल आया 4,000 रुपये। कितना आया? 4,000 रुपये, ठीक है। तो जो टोटल लोगों ने जमा कराया है और टोटल जो लोगों ने निकाला है, जब हम उसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, वो जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं अपन एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैंक के पास जो पैसा जमा होने आ रहा है वो बैंक के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पैसे पे बैंक को लोगों को ब्याज देना है, ठीक है। बैंक के लिए वो काम की चीज़ कब होगी? जब बैंक उस पैसे को, जो जमा होना पैसे आया है उसको किसी और को ब्याज पे दे देगी, तब वो बैंक के लिए एसेट होगा। लेकिन जब जब तक वो पैसा बैंक के पास में पड़ा हुआ है केवल, तब तक वो बैंक के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है, वो बैंक के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एनडीटीएल क्या होता है कि एक दिन के अंदर, मैं बिल्कुल एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनडीटीएल क्या होता है, कि एक दिन के अंदर जितना आपने बैंक के अंदर जमा पैसा हुआ है, जितना बैंक के पैसा निकाला गया है, उसका जो डिफरेंस है वही एनडीटीएल होता है, ठीक है। और जब कोई बैंक जब पैसा लोन पे देती है तो पूरे के पूरे 10,000 रुपये लोन पे नहीं दे सकती जो जमा हुए हैं। क्यों? क्योंकि 6,000 लोगों ने निकाले भी तो हैं। तो वो किस पैसे को लोन पे चलाती है कि जब जमा हुए और निकाले गए पैसे का जो डिफरेंस आया है, जो अंत में जो पैसे बचे हैं, वो वही पैसा लोन पे देती है, ठीक है। तो हमने एनडीटीएल समझ लिया, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। बेसिकली वो क्या है कि एक बैंक के अंदर जितना डिपॉजिट हुआ है और जितना बैंक से विड्रॉ किया गया है वो उसका डिफरेंस है, ठीक है। अब एसएलआर क्या होता है? सी क्या होता है कि बैंक जो है वो एनडीटीएल को भी पूरी तरीके से लोन में नहीं देती है। क्यों? हो सकता है कल को लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। और जो लोग हैं वो पहले जो अपना पैसा जमा कर गए हैं वो ज़्यादा निकालने के लिए आ गए, ठीक है। तो इस केस के अंदर बैंक क्या करेगी? बैंक अगर सारा पैसा अगर लोगों का लोन पे दे देगी, जो लोगों ने बैंक के अंदर सेव करने के लिए रखा है, वो सारा का सारा पैसा अगर बैंक लोन पे दे देगी, ठीक है, तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन पे क्या करेगी? उसको तो सब, अगर कोई अगर पैसा लेना आ गया अपना, तो बैंक ये थोड़ी कह सकती है कि हमने लोन पे दिया है आपका पैसा। बैंक को तो वो पैसा देना पड़ेगा। तो इस केस के लिए क्या करती है बैंक, ये जो एनडीटीएल था, ठीक है, उसको पूरी तरीके से लोन पे नहीं देती है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो बचा के रखती है। और ये करने के लिए बैंक से कौन कहता है? आरबीआई कहता है, ठीक है। आरबीआई कहता है कि बैंक को कुछ जो हिस्सा है पैसे का वो बचा के रखना पड़ेगा, वो उस हिस्से को लोन पे नहीं दे सकती है। अब वो हिस्सा कितना होगा ये तय करने का काम है आरबीआई का, ये तय करने का आरबीआई का काम है। तो बेसिकली आरबीआई का क्या काम है कि एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कितना परसेंट होगा एनडीटीएल का, ये तय करने का काम आरबीआई का है। तो बैंक क्या करती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज पैसा बैंक लोन पे नहीं देती है, बल्कि उसको किसी लिक्विड एसेट के अंदर, लिक्विड एसेट क्या होते हैं? लिक्विड एसेट मतलब वो सारी चीज़ें जिसको आप बहुत जल्दी कैच करा के लोगों को दे सकते हैं, वो होते हैं लिक्विड एसेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक ने बॉन्ड खरीदे, शेयर खरीदे या गोल्ड खरीदा, तो ये सारे के सारे लिक्विड एसेट हैं। क्यों? क्योंकि किसी को कल ज़रूरत होगी तो बैंक हाल बॉन्ड बेच सकती है, शेयर बेच सकती है, गोल्ड बेच सकती है, और वो बेच के
बैंक जो है वो उस व्यक्ति को उसके पैसे दे सकती है कुछ, ठीक है। कुछ जो एसेट हैं वो जो कि कम लिक्विड होते हैं, वो होते हैं फॉर एग्जांपल लैंड, कि बैंक उस चीज़ की ज़मीन नहीं खरीद सकती, क्योंकि ज़मीन को बेचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो एसेट सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो खुद कैश है, ठीक है। कैश को बेच कर आप कुछ नहीं लेना, आपको आप किसी को पेमेंट करना है, आप डायरेक्ट कैश में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये वो पैसा है एनडीटीएल का, वो पोर्शन है जो बैंक अपने पास रखता है, और बैंक उसको कुछ लिक्विड एसेट के थ्रू ही रखता है, ठीक है। और वो उस चीज़ पे लोन नहीं दे सकता, वो उस चीज़ को लोन पे नहीं चला सकता, ठीक है। वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और आरबीआई ने जो तय किया है वो अभी है तकरीबन 18%, यानी कि एनडीटीएल का 18% जो पैसा है वो सरकार, वो बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। बैंक उसको ब्याज पे, उसको कर्ज पे नहीं चला सकती है। हाँ, बैंक उसको जरूरी नहीं है कि कैश के रूप में ही रखे, बैंक चाहे तो उसको बॉन्ड के रूप में रख सकती है, शेयर के रूप में रख सकती है, गोल्ड के रूप में रख सकती है, किसी भी लिक्विड एसेट के रूप में उसको रख सकती है। इससे क्या होगा कि बैंक को थोड़ा बहुत इस पे ब्याज मिलता रहेगा, है ना, गोल्ड की कीमत बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा बैंक के पास रहेगा वो बिल्कुल तरीके से, मतलब बिना बैंक के काम का है, बैंक को बिल्कुल तरीके से पनौती है बैंक के लिए, ऐसा नहीं है। बैंक के थोड़ा बहुत तो काम का होगा, बैंक उस पैसे का गोल्ड खरीद लेगी तो उस गोल्ड का दाम थोड़ा महंगा होता जाएगा। बैंक बॉन्ड खरीदेगी तो बॉन्ड पे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उतना नहीं मिलेगा जितना बैंक अगर उसको लोन पे दे देती जितना मिलता, लेकिन थोड़ा तो मिलेगा। तो ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। सेकंड थिंग इज कैश रिजर्व रेशियो, है ना, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर बेसिकली एनडीटीएल का वो पोर्शन है जो बैंक को सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में ही रखना होता है। बैंक उसको बॉन्ड, शेयर और गोल्ड के फॉर्म में नहीं रख सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक को कैश के फॉर्म में रखना होता है। और ये भी आरबीआई तय करती है कि ये कितना होगा। वो आज के टाइम पे ये है तकरीबन तकरीबन 4% के आसपास है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये एसएलआर से कम होगा, क्यों? क्योंकि बैंक अपना बहुत ज़्यादा पैसा बिना लोन के नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि उसको लोगों को तो इंटरेस्ट देना ही है, जब तक बैंक खुद इंटरेस्ट नहीं कमाएगी तो वो लोगों को इंटरेस्ट कैसे देगी जिन लोगों ने जमा किए हैं पैसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पोर्शन बैंक कैश के रूप में नहीं रख सकती है, इसलिए इसका जो परसेंटेज है वो 4% है। तो एसएलआर और सीआरआर लगभग दोनों चीज़ें सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि एसएलआर के अंदर जो आप पैसा रख रहे हैं वो आप चाहें तो कैश की जगह किसी और फॉर्म में रख सकते हैं, किसी और कौन से फॉर्म में जो बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट होने के लायक हो, फॉर जैसे कि बॉन्ड हुआ, शेयर हुआ या गोल्ड हुआ। और सीआरआर के अंदर आप किसी और फॉर्म के अंदर नहीं रख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश के अंदर ही रखना होगा, ये होता है सीआरआर, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी उसको हम जान लेते हैं। सी अब आगे का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि वो है रेपो रेट, जो आपने बहुत से लोगों ने सुनी होगी। रेपो रेट, रेपो रेट। सी रेपो रेट क्या होता है, देखिए, कोई बैंक है, बैंक का मेन काम क्या है, पैसे को, लोगों के पैसे को सेव करना, उस पर इंटरेस्ट देना और दूसरों को उस पर लोन देना, ठीक है। बैंक इनमें से कोई भी काम को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। बैंक जब तक पैसा लेगी नहीं तब तक उसको लोन पे नहीं दे सकती, और बैंक अगर पैसा ले ले तो उसको उसको लोन पे देना ही होगा, ठीक है। अब एक केस हम मान के चलते हैं, एक केस हम मान के चलते हैं कि बैंक के पास में थोड़ा पैसा कम है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैंक है, बैंक ए, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर दिन पे या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस बैंक के पास में जो टोटल डिपॉजिट है वो है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, ठीक है। और उसको मालूम है कि उसके पास जो लोन की डिमांड आने वाली है, फॉर एग्जांपल शादियों का सीज़न है। किसका सीज़न है? शादियों का सीज़न है। शादियों के सीज़न में होता क्या है बेसिकली, कि जो लोगों की सेविंग है, लोग अपनी सेविंग निकाल लेते हैं, और लोगों को शादियों के लिए पैसा भी चाहिए तो लोग लोन के लिए भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो इस सीज़न में ये चीज़ ज़्यादा होती है, शादियों का कोई सीज़न चल रहा है, तो इस केस में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में से निकाल लिया, तो बैंक के पास में कम पैसा रह गया लोन देने के लिए। और बैंक को यही पता है कि यही वो समय है जब लोग ज़्यादा लोन लेने आएंगे भी, क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो बैंक को ये लगता है कि बैंक के पास भी टोटल जो लोन की जो डिमांड आएगी वो तकरीबन 20 लाख रुपए की आएगी। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास में। किसके पास में जाएगा? आरबीआई के पास में। और आरबीआई से बोलेगा कि आरबीआई, अभी हमारे पास में लोन की डिमांड ज़्यादा है, तो एक काम करो, आप हमें 10 लाख रुपए उधार दे दो, 10 लाख रुपए उधार दे दो। अब आरबीआई भी यूं ही तो उधार देगा नहीं किसी भी बैंक को, तो आरबीआई बोलेगा कि तुम क्या दे सकते हो उसके बदले में। तो बैंक उसको देगा जी सैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा था ना पहले कि बैंक आर द बल्क बायर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो वो जो बैंक ने आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करी थी, बैंक उसी को वापस दे देगा, बोलेगा कि ये हम कॉलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड दे रहे हैं, ठीक है।
लेकिन हम इसको डुबाएंगे नहीं। कुछ टाइम बाद जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, हमने और हम जो लोन देंगे उसका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो हम तुमसे वापस ले लेंगे। हम तुमसे क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। ठीक है। तो इस शर्त के ऊपर कि आरबीआई से पैसा लेना, कि आपसे हम जो पैसा ले रहे हैं वो आपको कुछ टाइम बाद वापस कर देंगे। ठीक है। और वापस आरबीआई उतना पैसा तो वापस लेगा नहीं, सिंपल सी बात है, आरबीआई भी उस पर इंटरेस्ट कमाएगा। तो उस पर जो आरबीआई इंटरेस्ट कमाएगा वही होता है आपका रेपो रेट। वही होता है आपका रेपो रेट। तो बेसिकली रेपो रेट क्या है कि सरकार के बैंक जिस ब्याज दर पे आरबीआई से पैसा लेते हैं वो होता है रेपो रेट। ठीक है। और ये बात एक याद रखनी है कि ये शॉर्ट टर्म है। क्या है? शॉर्ट टर्म। क्योंकि बैंक जब बड़े मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो वो बैंक रेट होती है, वो एक डिफरेंट थिंग है जो आपकी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बैंक रेट। ठीक है। ये हम रेपो रेट पढ़ रहे हैं अभी। तो रेपो रेट क्या होता है कि बैंक जब आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो वो जो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं वो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे मिला है, वही उसका रेपो रेट होता है। वही उसका रेपो रेट होता है। अब रेपो रेट किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करता है? सी, अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा हो तो आरबीआई क्या करेगा? ये जो रेपो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको घटा देगा। फॉर एग्जांपल आरबीआई अभी अगर 6% ब्याज दर पे पैसा दे रहा था तो आरबीआई कितने परसेंट पे देने लगेगा? 4% पे। इसका इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से कम ब्याज दर पे पैसा ले रहे हैं। ठीक है। अब बैंक खुद अगर ब्याज दर पे पैसा ले रहे हैं तो वो लोगों को भी कम ब्याज दर पे पैसा देंगे। वो लोगों को 7% पे दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई चाहती है कि वो मार्केट से पैसा निकालना चाहती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? ये जो 6% ब्याज दर था उसको बढ़ा के 7 या 8% कर देगी। अब इस केस में क्या हो रहा है? अब इस केस में जो बैंक हैं वो आरबीआई से जब लोन लेंगे तो उनको 8% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जब वो आरबीआई को 8% इंटरेस्ट रेट देंगे तो अपने पास से तो देंगे नहीं, वो इस इंटरेस्ट रेट को किस पे शिफ्ट करेंगे? वो लोगों पे शिफ्ट करेंगे। फिर वो लोगों को 11% इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। जब 11% इंटरेस्ट रेट चलेगा लोन का तो फिर लोग लोन कम लेंगे और मार्केट के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो कम होगी। जब अगर मार्केट के अंदर 7% इंटरेस्ट रेट चलेगा तब लोग लोन ज़्यादा लेंगे और मार्केट के अंदर जो उसकी सप्लाई होगी लोन की या मनी की जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से रेपो रेट के थ्रू भी आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट जो आरबीआई जो है वो इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरी चीज़ है रिवर्स रेपो रेट। सी, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट एक उल्टी चीज़ है। एक उल्टी चीज़ है। ये वो सिचुएशन है जब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं और लोन कम ले रहे हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल फसल का टाइम है। ठीक है, अप्रैल का टाइम है, लोगों की फसल होके आई है। अब ये वो टाइम है जब लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आता है। ठीक है, फसल का टाइम है अप्रैल का, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, बैंक के अंदर सेव ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। अब बैंक के अंदर सेव ज़्यादा कर रहे हैं, बैंक के पास में आ गया 20 लाख रुपया, और बैंक को मालूम है कि ये वो टाइम है जब लोग कम से कम पैसा लेंगे, क्योंकि अप्रैल के अंदर कोई शादियां तो होती नहीं है, गर्मियों का टाइम होता है। ठीक है। तो ये वो टाइम है जब लोग लोन कम लेंगे। आरबीआई को मालूम है कि इस सीज़न में जो लोन जाएगा वो 10 लाख का जाएगा। तो आरबीआई के पास 20 लाख रुपए आ चुके हैं लेकिन लोन सिर्फ वो 10 लाख का ही जाने वाला है। तो बाकी के लोगों को आरबीआई इंटरेस्ट कैसे पे करेगी जब वो लोन ही नहीं दे पाएगी अपने पैसे पे? तो फिर वो बाकी जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया इनको इंटरेस्ट पे कैसे करेगी? तो इस केस में क्या होता है, आईबीआई जो बैंक है वो आरबीआई से रिक्वेस्ट करती है कि हमारे पास में जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है आप उसको रख लो अपने पास में, आप उसको रख लो और उस पर हमें कुछ थोड़ा बहुत भी ब्याज दे दो। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत भी ब्याज दे दो। ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, क्या जो बैंक के पास में जो सरप्लस अमाउंट था, जो ज़्यादा सेविंग्स आ रही थी, वो उस सेविंग्स को बैंक ने आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करा दिया। यानी कि जो बैंक है, जो आरबीआई है, वो एक बैंक के रूप में काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं बैंकर्स ऑफ द बैंक। ठीक है। तो आरबीआई अब क्या काम कर रही है, वो बैंक से डिपॉजिट ले रही है और बैंक को उस पर कुछ इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है। तो जो इंटरेस्ट इस केस में आरबीआई दे रही है उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेट में क्या अंतर है? मेन डिफरेंस क्या है कि रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा था कि बैंक आरबीआई से लोन ले रही थी, और रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है वो बैंक का पैसा अपने पास रख रही है और उनको इंटरेस्ट उस पर दे रही है। ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर बैंक लोन ले रही थी और रिवर्स रेपो रेट के अंदर बैंक डिपॉजिट कर रही है अपना पैसा। ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक और चीज़ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अंदर क्या होता है
कि जो बैंक हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं, शॉर्ट टर्म यानी ओवरनाइट, किसी एक दिन के लिए लोन ले रही हैं। तो इस केस में जो बहुत ही जब शॉर्ट टर्म लोन जब बैंक्स आरबीआई से लेती हैं तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, किससे, रेपो रेट से भी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। वो बेसिकली जो रहता है, जो यूजुअली ये रहता है, और रेपो रेट से भी 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर बैंक्स को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए: एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन जो है वो यही है। एक होता है मोरल सुसेशन, मोरल सुसेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आरबीआई किसी पब्लिक फोरम से ऐसा बोलती है कि बैंकों को अपने लोन रेट कम या ज़्यादा कर देनी चाहिए, और बैंक उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं। तो ये मोरल एसोसिएशन यही चीज़ है, इसके अंदर कुछ ऐसा लॉजिकल कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद चैलेंज क्या है? सी सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो ये है कि ये सब जो हम बातें कर रहे हैं वो हकीकत में इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती हैं। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं? कि आरबीआई जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, आरबीआई जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है और ब्याज दरों को कम करने के लिए कहती है, तो अक्सर जो बैंक होती हैं वो ब्याज दरों को कम नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, वो आरबीआई से सस्ते में ब्याज लेती हैं। वो सस्ते में आरबीआई से पैसा ले रही हैं, लेकिन वो जो बेनिफिट है सस्ते पैसे का वो लोगों तक उसको शिफ्ट नहीं करती हैं, वो खुद उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये एक बड़ा लिमिटेशन है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी केसेस के अंदर बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर तो शिफ्ट हो जाती है, कि जब आरबीआई कहती है लोन रेट बढ़ाने का, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, तब बैंक्स हार बढ़ा देती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स उस केस में होल्ड नहीं कर सकती ना, क्योंकि बैंक्स को भी इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। लेकिन जब आरबीआई कहती है उसको सस्ता करो, तो बैंक इतनी जल्दी सस्ता नहीं करती हैं, वो 3 से 4 महीने लगा लेती हैं, तब तक उसका जो मोटो होता है आरबीआई का वो डिफीट हो जाता है। तो इसको टैकल करने के लिए आरबीआई क्या है, समय-समय पे कुछ ना कुछ रिफॉर्म लेके आता रहता है। जो लेटेस्ट जो चीज़ है वो है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट 2019 के अंदर जो आया था। इसके अंदर आरबीआई ने कहा, क्या कहा बैंक से कहा कि आप जो अपनी लैंडिंग रेट है या इंटरेस्ट रेट है और जो डिपॉजिट रेट है, यानी सेविंग करने पे आप लोगों को जो आप इंटरेस्ट देते हो, उसको किसी न किसी चीज़ से लिंक कर लीजिए। ठीक है, आरबीआई ने 3 ऐसी चीज़ें बताई थी जिसमें एक इंपॉर्टेंट थी रेपो रेट। ठीक है, तो आरबीआई ने बोला कि आप रेपो रेट से उसको लिंक कर लो। जैसे ही हम रेपो रेट बढ़ाते हैं आप तुरंत उसको अपनी इंटरेस्ट रेट को उसके हिसाब से बढ़ाओ, या जैसे ही हम रेपो रेट कम करते हैं तुरंत आप उसको उसके हिसाब से कम करो। ठीक है, और ये आप कुछ दिनों के अंदर करो, ना कि कुछ महीनों के अंदर करो। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क जो रेट है वो आरबीआई की तरफ से एक तरीका है जिसके थ्रू वो मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है, तो आज हमने मॉनेटरी पॉलिसी जान लिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी हमने जान लिया थोड़ा बहुत, मतलब जब हम वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने जाना था, जो उसके अंदर क्या था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 उसमें आरबीआई के होते हैं और 3 उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। उसका जो चेयरपर्सन है वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। ठीक है, और उसकी जो वोटिंग होती है वो मेजोरिटी से फैसला लिया जाता है वोटिंग के अंदर, जो मेजोरिटी कहती है। ठीक है, और अगर टाई होता है तो टाई के केस में जो चेयरपर्सन है यानी जो आरबीआई गवर्नर है उनका फैसले को तवज्जो दी जाती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। आज जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा, हमारे आरबीआई के फंक्शन, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन पढ़े हमने, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा। ये चारों के चारों टॉपिक्स मिलके आपकी जो हेडिंग नंबर 3 थी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। और इसी वजह से लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो हमें चीज़ें कवर करनी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो और इसके साथ साथ हमारा जो इकोनॉमी का डिस्कशन था पूरा का पूरा एमपीपीएससी का, वो भी पूरा होता है। आपकी जो हेडिंग नंबर 1 है इकोनॉमी की, वो बहुत ओपन एंडेड है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं उसको हाल फिलहाल में छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ भी हमें कवर करनी चाहिए तो आप लेट मी नो। और इसके बाद आपको जो चीज़ आपको लगती है कि आपको क्या चीज़ चाहिए मेरे थ्रू, क्या डिस्कशन हम करना चाहते हैं, तो भी मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।